पीआई इंडस्ट्री की इस किसान संगोष्ठी में सभी का स्वागत हम करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय हम देना चाहते हैं। मेरा नाम है विश्वजीत बोरा, मार्केटिंग मैनेजर छत्तीसगढ़ के लिए कार्यरत है पीआई इंडस्ट्रीज में। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के तमाम डिस्ट्रिक्ट जिलों से कई किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज मौजूद है कृषि विशेषज्ञ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट डॉक्टर एच.एल. सोनबोर सर। सर बहुत बहुत स्वागतम हमारे इस किसान संगोष्ठी में। क्योंकि ये किसानों का कार्यक्रम है, हम लोग इधर सीधी बुआई धान पे बात करना चाहते हैं। मैं शुरुआती कमेंट डॉक्टर एच.एल. सोनबोर सर को बोलने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस समय जबकि कोरोना का प्रकोप पूरे देश में काफी फैला हुआ है, राज्य में भी फैल रहा है, ऐसे समय में कृषि तकनीकी की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के जो मीडियाज हैं, वेबिनार है, जूम है, इस प्रकार के मीडियाज का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि किसानों के बीच में जो भी तकनीकी जानकारी चाहिए, किसानों की जो वर्तमान जो समस्याएं प्राप्त हो रही है उनको हल करने के लिए यह किया गया पहल जो है बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। तो हम लोग जैसे कि अभी वर्तमान समय है कि छत्तीसगढ़ में मानसून आने वाला है और धान की जो बुआई, जो कि धान यहाँ की मुख्य फसल है, खरीफ मौसम में लगाई जाने वाली सबसे ज्यादा क्षेत्र में लगाई जाने वाली फसल है, तो इसकी तैयारी किसान भाई अभी शुरू कर रहे हैं। और ऐसे समय में इस प्रकार की मीटिंग रखा जाना बहुत ही अच्छा कदम है और किसानों के लिए काफी सार्थक होगी। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि डीएसआर इंग्लिश का एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि डायरेक्ट सोन राइस या डायरेक्ट सीडेड राइस। तो यह तो इंग्लिश का शब्द है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान इसकी जो तकनीकी है उससे वाकिफ हैं, जानते हैं। सिर्फ शब्द नया है, इसमें जो किए जाने वाले कार्य हैं वह सभी कार्य लगभग किसान भाई जो है वो जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धान की दो प्रकार से खेती होती है। एक खेती होती है जिसमें रोपाई किया जाता है, नर्सरी लगाया जाता है, रोपाई की जाती है। दूसरा खेती का तरीका होता है जिसमें कि बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है। अब बीजों के जो बोने का तरीका है छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से दो तरीके से धान के बीजों को सीधे खेतों में बोया जाता है। एक है खुर्रा बोनी बोलते हैं, जिसको कि मानसून आने से पहले सूखे खेतों को तैयार करके ये है उसमें बीजों को छिड़क दिया जाता है और मिट्टी में मिला दिया जाता है, और जैसे मानसून की बारिश होती है उस मानसून के बारिश में वह बीज उगाता है। यह खुर्रा बोनी कहलाता है। दूसरा तरीका होता है कि मानसून आने के बाद खेतों को उचित नमी पे जुताई कर दिया जाता है, उसके बाद सूखे बीजों को छिड़क के मिला दिया जाता है, और इस प्रकार से जो मानसून की बारिश होती है या जो पानी रहता है उसी नमी से बीज अंकुरित हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और तरीका है जिसको हम लेही विधि बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी शब्द में लेही या लैया शब्द होता है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसमें क्या करते हैं कि जब खेत में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और ऊपर जो पहले बताया विधि है उसमें बोने की लायक स्थिति नहीं रहती है, तब खेतों की मताई करके बीजों को, अंकुरित बीजों को छिड़का जाता है, जिसको लेही बोलते हैं। सभी किसान भाई जानते हैं। तो ये जो तीन तरीके जो मैंने बताया, एक मानसून आने से पहले खुर्रा बोनी, दूसरा बतर बोनी और तीसरा लेही बोनी, ये तीनों चीजें जो है वो डीएसआर के अंतर्गत आती है। इन तीनों को ही हम डीएसआर बोलते हैं। अब इसमें इस डीएसआर में भी हम देखें तो इसमें दो प्रकार की चीजें हुई। एक हुआ कि जिसमें खेत की मताई करके बोया जा रहा है, और एक जो है जिसमें खेतों की मताई किए बगैर बोया जा रहा है। तो यहाँ पे खेतों की मताई करके बोया जाता है जिसको हम लेही विधि बोलते हैं, इसको इंग्लिश में वेट डीएसआर बोला जाता है, वेट डायरेक्ट सीडेड राइस। और जो जिसमें खेतों की मताई नहीं किया जाता है, चाहे वह बतर कंडीशन हो या सूखा कंडीशन हो, उसको ड्राई डीएसआर कहते हैं। तो यह छत्तीसगढ़ की बहुत पुरानी कृषि पद्धति है। इसके ऊपर देश और विदेश में भी काफी काम हो रहा है, और इसका जो मूल कारण है कि इस पे ऐसा काम क्यों हो रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि जो रोपाई पद्धति वो ज्यादा अच्छा है, फिर भी लेकिन जो वर्तमान समय है जिसमें कि मजदूरों की उपलब्धता काफी कम हो गई है, कृषि काफी खर्चीली होने लगी है, और इन दोनों चीजों को देखते हुए साथ ही साथ अच्छे निंदानाशक उपलब्ध होने के कारण से, मतलब ये दो तीन चीजें हुई। एक तो कि मजदूरों की उपलब्धता में कमी होना, और निंदानाशक का सुलभ होना, अच्छे कारगर निंदानाशक, पहले इतने कारगर निंदानाशक नहीं हुआ करते थे,
आजकल अच्छे नींदनाशक आ गए, जिसके कारण से ये जो है डीएसआर पद्धति जो है या सीधे बुआई पद्धति देश और विदेश में प्रचलित हो रही है। छत्तीसगढ़ की जो पुरानी परंपरागत तकनीक लेही विधि है, उसमें सामान्य रूप से यह होता था कि जब कोई किसान भाई अपने बीजों को नहीं बो पाता था सामान्य तरीके से, या सूखा भी में बतर बुनी नहीं कर पाता था, या नमी इतना ज्यादा हो जाता था कि बतर बुनी मुश्किल हो जाता था, तब वो लेही करता था। अब जो नया तकनीक आया है उसमें यह है कि आपके खेत में देर नहीं करना है, सामान्य समय में ही लेही विधि की बुआई करना है। यह मुख्य अंतर है। जो वेट डीएसआर जो हम लोग अभी प्रचलित कर रहे हैं, उसमें यह है कि हमको यह नहीं देखना है कि खेत में पानी ज्यादा हो गया, अब कोई तरीका नहीं बचा है तो हम आखिरी विकल्प के रूप में चुनाव करें, यह नहीं है, बल्कि समय पे ही करें। जैसे यदि किसी किसान भाई के पास पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो वह जून के महीना में ही लेही विधि से खेती कर सकता है। यदि उसके पास सिंचाई की सुविधा में थोड़ी सी कमी है, लगता है कि उसके ट्यूबवेल से या फिर और दूसरे जो साधन उससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वह जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही लेही विधि से बुआई करे, तो इससे उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। जहाँ पर भी गर्मी के धान लगाते हैं, तो वहां पर सूखे बुआई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खेत की तैयारी उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। धान का जो अवशेष है, पेरा है, वह ठीक से सड़ नहीं पाता है। तो वैसे स्थिति में खेत को मताई करके भी बोने की जरूरत पड़ती है। हम बोले कि वेट डीएसआर में जाने की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग वेट डीएसआर में ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ के किसान लोग करते आ रहे हैं, उसमें क्या पद्धति में अभी बदलाव लाना चाहिए, उसमें आपने बहुत अच्छा सा डिस्कशन किया। इसमें हम बाकी किसान भाइयों से भी, क्योंकि सभी लोग अनुभवी किसान हैं, सीधी बुआई धान करके आ रहे हैं, तो आप लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी खेती में जैसे ये अनुष्ठान सभी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रचार होगा बाद में विभिन्न माध्यमों से, तो वहां पे आप लोगों को बाकी किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उसके लिए मैं बाकी किसानों को भी आमंत्रण करता हूं। आप लोगों का कुछ सवाल है या कुछ बोलना चाहते हैं, इस माध्यम में बोल सकते हैं। हाँ, जो भी खेती करते हैं हम लोग, उसमें घास बहुत ज्यादा उगता है, सबसे ज्यादा समस्या अपने एरिया में है। तो उसका निदान के लिए क्या नॉमिनी गोल्ड के साथ क्या करना चाहिए? जैसे उसमें कुटकी रहता है, सांवा रहता है, चूका रहता है, 3-4 प्रकार के घास उगते हैं उसमें। आज से 12 साल पहले हम लोगों ने नॉमिनी गोल्ड को लेके आया। उस समय में नॉमिनी गोल्ड ही आपके खेत में जो मुख्य वन थे सभी का नियंत्रण करने के लिए काफी था। धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ जिद्दी वन आपके खेत में दिख रहे हैं, जिसके नियंत्रण करने के लिए नॉमिनी गोल्ड अकेला काफी नहीं है। तो हम लोगों ने आपके लिए पाइमिक्स लेके आया नॉमिनी गोल्ड के साथ। नॉमिनी गोल्ड अकेला ही सांवा वर्गीय, चौरी पत्ती और चूका, मूठा वर्गीय के नियंत्रण करने के लिए पहले काफी था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब मोथा, चूका या चूका जो वन है उसके लिए नियंत्रण करने के लिए कहीं कहीं जगह में नॉमिनी गोल्ड से नियंत्रण नहीं मिला, तो हम लोगों ने आपको पाइमिक्स के साथ नियंत्रण करने के लिए उसको बोला। क्योंकि पाइमिक्स अगर आप उसको मिक्स करेंगे तो आपका मुठा वर्ग या चूका वर्ग का नियंत्रण होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ और वन है, जो कुदेला है या अफुआ है या सोमना है, ये वन नियंत्रण करने के लिए नॉमिनी गोल्ड और पाइमिक्स भी काफी नहीं था, जिसके लिए हम लोगों ने आपके लिए लेके आया लिगेसी बोल के एक दवाई। लिगेसी 300 से 350 ml प्रति एकड़ डालना है, नॉमिनी गोल्ड 100 ml और पाइमिक्स 8 ग्राम प्रति एकड़। ये तीनों का मिश्रण आप हाँ कौन कौन से घास चल जाएगा सर? हाँ, इसमें मुख्य जो आपके सांवा वर्गीय है, सभी प्रकार के सांवा जाएंगे। सांवा, सोमना, हफुआ, आपका मूठा और चूका और चौरी पत्ती की मुख्य जो वन है आपके खेत में आता है, ये सभी धान के खेत में आता है, वो सभी वनों की नियंत्रण करने के लिए ये तीनों का मिश्रण काफी है। लेकिन ये तीनों मिश्रण करने का एक विधि है, उसमें सबसे पहले पाइमिक्स को आप क्योंकि ये इसका घोल बनाना पड़ेगा 1 एकड़ के लिए, तो सबसे पहले पाइमिक्स को आपको मिक्स करना पड़ेगा घोल में। इसके साथ साथ पाइमिक्स के बाद इसमें आपको नॉमिनी गोल्ड डालना पड़ेगा और नॉमिनी गोल्ड के बाद आपको घोल में या पंप में आपको लिगेसी डालना पड़ेगा। तो इसको घोल बना के आपको करना पड़ेगा हमेशा। कुटकी नाम के घास होता है जो गुच्छा गुच्छा फूलता है, फलता है, कुटकी। हाँ जी, जो धान जैसा पौधा होता है वो।
वो दिखता नहीं है, मतलब बाद में दिखता है, वो फल लगने के बाद दिखता है वो। एक बार हम लोग पता करेंगे, उसका बताएंगे। मेरे ख्याल से नॉमिनी गोल, पाइमिक्स या लेगेसी से कुटकी का नियंत्रण नहीं होता है। ये इसके लिए दूसरे उपयोग करना पड़ेगा। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे इसके लिए। कुटकी एक घास होता है सर, जो गुच्छा टाइप का फल लगता है, बहुत बड़ा बड़ा दान जैसा, उसका बीज छोटा छोटा सा पौधा जैसा, जो पौधों का बीज होता है ना, उस टाइप का होता है। सामान्य रूप से ये जो घास है, जो डायरेक्ट सीडेड जो धान आता है उसमें ज्यादा आता है, खासकर जो बियासी पद्धति या फिर जो सीधा बुआई करके बोते हैं, सूखा बुआई करते हैं, उसमें ये ज्यादा मिलेगा। और जो आपका प्रोडक्ट है बिस्पायरिवेट सोडियम, जो नॉमिनी गोल्ड या दूसरे नाम से आता है, उससे इसका नियंत्रण नहीं होगा। इसके लिए आपको फिनोक्साप्रॉप इथाइल का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। फिनोक्साप्रॉप जो कि आपका लिगेसी राइसिस्टर से आता है और दूसरे ब्रांड नेम से भी आते हैं, इसका आप स्प्रे करेंगे तो ये निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाएगा। इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि फिनोक्साप्रॉप जो 9% कंसंट्रेशन यदि यूज करते हैं, तो दो प्रकार के फिनोक्साप्रॉप आते हैं, तो उसकी मात्रा जो है वो 2.5 पर्याप्त रहेगा। लेकिन यदि दूसरा वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें कि लिगेसी या राइसिस्टार आते हैं, जिसमें कि 6.9% फिनोक्साप्रॉप रहता है, उसमें 350 ml प्रति एकड़ स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये जो कुटकी की जो पत्ती अवस्था 2 से 4 पत्ती अवस्था हो, उस समय ये छिड़काव करें, कुटकी निश्चित रूप से नियंत्रण हो जाएगा। 3-4 प्रकार के दवाई डालते हैं तो धान तो वैसे भी कमजोर हो जाएगा, फिर पीला बना जाएगा। जैसे नामिनी गोल्ड डाल रहे हैं, पाइमेक्स डाल रहे हैं, और एक दवाई बता रहे हैं उसको डालेंगे, तो धान में तो इफेक्ट पड़ेगा फिर। देखिए साहू जी, जैसे सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड होता है, उनके जो नियम कानून है, उनके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दवाई का किसके साथ मिक्स कर सकते हैं, कौन से दवाई के साथ मिक्स नहीं कर सकते, उनका एक सुझाव रहता है। तो उसी सुझाव के अनुसार अगर आप कौन से फसल में उसका विपरीत प्रभाव होगा या फसल को पीला करेगा, ऐसा रहता है, तो उसके अनुसार जो नॉमिनी गोल्ड, पाइमिक्स और लेगेसी है, ये धान के लिए संपूर्ण सुरक्षित है। धान को कोई पीला नहीं करता। जैसे कोई दूसरा दवाई डालने से आप धान को पीला करता है, फिर उसको खाद डालना पड़ता है हरा करने के लिए, ऐसा कोई भी आपको जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि पहले हम लोगों ने बात किया था कि अच्छे मॉइस्चर रहे खेत में, जमीन में नमी बने रहे, उस समय में आपको स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे करने का जो घोल बनाने का विधि है, सबसे पहले जो गाढ़ा दवाई है, सबसे पहले घोल में वो पहले जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे कम गाढ़ा दवाई जाएगा। उस चीज को ये 2-3 मिनट पालन करेंगे। और जैसे वन नियंत्रण, ये पोस्ट इमर्जेंट वन नियंत्रण करने के बाद 48 आवर्स के बाद हम लोग बोलते हैं कि 2 दिन के बाद आप पानी का उपयोग करेंगे, जल सिंचन करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो आपको सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इसमें जो पीला पड़ने का या विपरीत प्रभाव कोई नहीं आएगा आपके खेत में, धान के पौधे में। नॉमिनी गोल्ड का प्रयोग आज से 7-8 साल पहले कर चुका हूँ। और जैसे आज मैं 12 एकड़ में लहचो, जैसे आपने बताया लेही पत्ती, तो उसमें अपने यहाँ अपने क्षेत्र में होता है जो तो अपन को है, तो अपन नॉमिनी गोल्ड प्रयोग से करें और बुआई के बीज छिड़काव के कितने दिन बाद करें? लाइचोपी धान में नॉमिनी गोल्ड का उपयोग कैसे करें और कौन से समय में करें, यही पूछ रहे हैं आप? देखिए, ये चर्चा पूरा सीधी बुआई धान पे है, और इसके साथ साथ वन नियंत्रण करने के लिए भी हम लोग आप लोगों को जो उपचार बता रहे हैं उसके बारे में भी हम आलोकपात करना चाहते हैं। अगर नॉमिनी गोल्ड के बारे में स्पेसिफिकली आप पूछ रहे हो, तो नॉमिनी गोल्ड में बिस्पायरिवेट सोडियम है 10SC। उसमें जो विधि है, उसमें सीधी बुआई धान में आपको जब वन 2 से 5 पत्ती की अवस्था हो, उसी समय में नॉमिनी गोल्ड की उपयोग करना चाहिए। ये पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड है। वन 2 से 5 पत्ती कौन सा होगा, जैसे आपको देखना पड़ेगा कि खेत में वन उगने की तरीका कैसा होता है। सबसे पहले घास या वन जो ग्रासेस निकलते हैं फावा प्रजाति के, उसके बाद चौड़ी पत्ती या चूका प्रजाति के वन निकलना शुरू होता है। लेकिन किसी किसी के खेत में पहले चूका निकलना शुरू होता है या मोथा वर्गीय वन, उसके बाद बाकी चौड़ी पत्ती और ग्रासेस निकलना शुरू होता है।
तो 2 से 5 पत्ती की अवस्था हम उसको बोल रहे हैं जब जो पहली बन जो उगा है उसका 2 से 5 पत्ती की अवस्था में हम नॉमिनी गोल्ड का उपयोग करने बोल रहे हैं 100 ml प्रति एकड़। इसके साथ कुछ कुछ जिद्दी बन होते हैं, इसके लिए हम लोग पाइमिक्स और लिगेसी का भी उपचार करने बोले हैं। पाइमिक्स चौड़ी पत्ती और मूठा वर्गीय या चूका चूकाल के लिए, और लिगेसी जो सावा वर्गीय है उसके लिए। इसके बारे में विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन नॉमिनी गोल्ड उपयोग करने का समय आप बुआई के कितने दिन है के बाद डिसाइड करने से पहले आप देखेंगे कि बन कितने अवस्था का है। 2 से 5 पत्ती की अवस्था के बन में आप नॉमिनी गोल्ड का छिड़काव कर सकते हैं। तो बेलिया दुबिया साहब मेरे खेत में वो पूरा जमीन को बांध देता है जाना, तो वो सफाया कौन से सफाया में वो मरेगा बंद कर? बुआई धान में आता है या सीधी बुआई धान पे आता है? चूका पानी थी में वो सब फैले है। चीजों के लिए नींदनाशक डालने की जरूरत नहीं है, खास करके जब अपन धान बोए नहीं है उसके पहले नींदनाशक छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए खेत की तैयारी करें अच्छा से, खेत को मताई अच्छा से करवाएं, खेत में जो भी घास है उसको सड़ने के लिए समय दें। खेत के मताई में कम से कम 7 दिन का समय लगाएं। एक बार मताई करने के बाद छोड़ दें, खेत में पानी भर के रखें, दोबारा 7 दिन के बाद फिर से मताई करें, तो जो घास है वह लगभग सड़ जाता है। और ये जो जितने भी घास होते हैं, जो यदि बुआई के पहले घास हैं तो उसमें किसी प्रकार के नींदनाशक का उपयोग जहाँ तक संभव हो सके करना नहीं चाहिए। तो जहाँ पर भी हम रोपाई में जा रहे हैं या लेही में जा रहे हैं, इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जब सूखा बुआई करेंगे तब हो सकता है ये समस्या ज्यादा। खाद वगैरह डालने के बाद काई का समस्या आता है, काई हो जाता है खेत में। ये काई जो है, काई तो ऐसे सभी लोग जानते हैं, सामान्य जगह में भी पाया जाता है। वही काई जो है धान के खेतों में पाया जाता है। तो इसका जो मूल कारण है, वैसे इसके लिए कोई बहुत अच्छे निंदानाशक उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका जो मूल कारण है उसको हम ध्यान देंगे तो हम एक काई को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करें कि अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं। मिट्टी का पीएच जानना बहुत जरूरी है। जहां पर मिट्टी अम्लीय होती है वहां पे काई का प्रकोप ज्यादा होता है। और दूसरा चीज ये है कि यदि हम यूरिया की मात्रा को नियंत्रित करें या यूरिया की मात्रा को कम डालें, और जहां पर बार बार डीएपी का उपयोग कर रहे हैं सालों साल, वहां पर सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग बढ़ाएं। डीएपी की जगह पे सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करेंगे तो ये काई की समस्या नहीं आएगी। और दूसरा चीज ये है कि यूरिया की मात्रा को हमको कम करके डालना पड़ेगा। यूरिया की मात्रा ज्यादा होने पे काई की जो खरपतवार है या घास है, काई जो है वह ज्यादा आता है। तो खाद पे इसका नियंत्रण रखें, क्योंकि दवाइयां कुछ तो आती है लेकिन बहुत अच्छी कारगर नहीं होती है। इसका दूसरा जो तरीका है, इसके जो पीएच होता है, मिट्टी की अम्लीयता होती है, उससे काई नियंत्रित होती है। तो कई सालों से हमारे क्या होता है कि अक्सर किसान भाई जो हैं डीएपी का लगातार उपयोग करते हैं। कई सालों से डीएपी खरीफ में, फिर रबी में, फिर खरीफ में, फिर रबी से करते जाते हैं। इससे मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है, मिट्टी अम्लीय हो जाता है। जैसे अपने नींबू खट्टा होता है, उसी प्रकार से मिट्टी भी एक प्रकार से कहा जाए कि खट्टी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो वहां पर काई का प्रकोप ज्यादा होता है। और इसको हम लगातार जो डीएपी यूज कर रहे हैं उसके जगह सिंगल सुपर फास्फेट या राखड़ खाद जिसको आप बोलते हैं, उसका उपयोग करें तो आपको काई की समस्या खत्म हो जाएगी। सर मुझे पूछना था कि जो छोइया बाल हो जाता है वो किस कारण से होता है और उसका उपचार क्या है? जैसे कि सर फसल लगाते हैं, पिछले वर्ष लगाए थे तो उसमें मतलब छोइया बाल हो गया, मतलब वो पका भी नहीं था ठीक से, एकदम सफेद सफेद हो गया था, दूध ठीक से भरा नहीं था बाल में। किसी प्रकार की बीमारी नहीं होता है। सामान्य रूप से जो फूल, जब धान के पौधे में बालियां निकलती है, उससे फूल आया रहता है, आप देखे होंगे कुछ परागकण भी बाहर दिखते हैं निकला हुआ। उस समय में यदि भारी बारिश होती है, वर्षा होती है, तो उसके कारण से परागण जो है वो प्रभावित होता है। परागकण जो है वो नर मादा का मिलन जो होता है वह प्रभावित होता है, और वैसी स्थिति में इसमें दाने नहीं बन पाते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण रहता है वो बारिश उस समय में होना रहता है, या किसी प्रकार की कई बार यह होता है कि कुछ केमिकल्स यदि यूज किए हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से बारिश के कारण से ये जो दाने नहीं भरने वाली समस्या आती है या सफेद दाने बनते हैं, वह उसका मुख्य कारण बारिश रहता है। और कभी कभार कुछ जो दवाइयां डाले रहते हैं उसका भी प्रभाव इसमें रहता है। किसान भाई सभी बीजों का चयन कर रहे हैं, कौन सा बीज उनको उपयोग करना है, कितनी लंबी अवधि का वैरायटी प्रजाति लेना है।
तो अभी सीधी बुआई धान के लिए कौन कौन से बीज या कौन कौन से वेराइटीज काफी ठीक है छत्तीसगढ़ के अनुसार, थोड़ा उसमें बताएंगे सर? छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से बहुत सारे किस्मों का विकास किया गया है, या यहाँ की जलवायु के हिसाब से जो दूसरे प्रांत की जो किस्में हैं वह भी एक इसके लिए उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सीडिंग की बात करें तो सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जमीन किस प्रकार का है, ऊपरी जमीन है, मध्यम जमीन है, या नीचे पानी भरने वाला जमीन है, ज्यादा दिन तक रुका रहता है। इस स्थिति को किस्म का चुनाव करना पड़ेगा। जहाँ ज्यादा दिन तक पानी भरा रहता है, जैसे जिसको बहरा जमीन बोलते हैं, वहां पर भी डायरेक्ट सीडिंग किया जा सकता है, लेकिन वहां पर कम अवधि की किस्में लगाने में आगे कटाई के समय समस्या आ सकती है। तो यदि पानी की सुविधा उपलब्ध हो तो जहाँ पर उच्चैन भूमि है, जहाँ पर की पानी कम भरता है, वहाँ पर जो काफी पॉपुलर वैरायटीज है M2U 1010, महामाया, IGTV R1, इस प्रकार की जो किस्में जो कि कम अवधि मध्यम अवधि की किस्में होती है, 115 से 125 दिन तक की किस्में होती है, उसका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर थोड़ा पानी ज्यादा दिन तक रुकता है वहां पर थोड़ी ज्यादा दिन अवधि वाली किस्में लगानी पड़ती है, जो कि 135 से 145 दिन की अवधि वाली हो, जैसे स्वर्ण, सफेद स्वर्ण जो किस्में होती है, उस प्रकार की किस्मों को इसमें लगा सकते हैं। DSR में एक चीज और ध्यान देने वाली बात, जो हमारी सुगंधित किस्में हैं जो खास करके बहुत ऊंची बढ़ती है, 1.5 मीटर 2 मीटर हाइट लेती है, उस प्रकार के किस्मों को इसमें चुनाव न करें, क्योंकि इससे बाद में फसल जो है वह जब दाने भरने की अवस्था आती है, फूल बनने की अवस्था आती है, समय जो है पौधे गिर जाते हैं, वो एक समस्या आती है। तो बौनी किस्में है जो अच्छी उत्पादन देने वाली किस्में हैं, इसको चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हाइब्रिड्स हैं उसको भी हम DSR में ले सकते हैं, उसमें भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आजकल मार्केट में बहुत सारे हाइब्रिड्स आ गए हैं, अब उनका भी DSR के लिए चुनाव कर सकते हैं। तो ये किस्में जो है वह इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जमीन किस प्रकार की, ऊपरी जमीन है, मध्यम जमीन है, या फिर निचली जमीन है, उसके हिसाब से कम अवधि या ज्यादा अवधि वाले किस्मों का चुनाव करें। वर्तमान में जितने भी प्रचलित पॉपुलर किस्में हैं, सभी किस्में की जो है इसके लिए उपयुक्त है, यहाँ तक कि हाइब्रिड भी। ये इसमें चीजें जो देखने वाली बात यही है कि हाइब्रिड को भी आप जो है DSR में ले सकते हैं। तो इसके देखते हुए सर, जो क्रॉप वीट कंपटीशन हम बोलते हैं, वन और फसल का जो स्पर्धा होता है, वो क्या होता है और उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कम कर सकते हैं, और ताकि हम लोग को उपज में ज्यादा मिले, उपज ज्यादा मिले? देखिए, जहाँ तक सीधी बुआई है, सीधी बुआई में दोनों की स्थितियों को अलग लेके चलना पड़ेगा। एक जो वेट DSR है, जो लेही मेथड है, लाइचुपी मेथड है, उसका अलग रहेगा, और जो सूखी बुआई है उसका थोड़ा अलग रहेगा। तो सबसे पहले अपन लैया विधि या फिर लाइचुपी विधि के बात करें तो मैंने पहले ही बताया था, आजकल अच्छे निंदानाशक उपलब्ध हो गए हैं, और यदि सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, सही तरीके से इसको अपन निंदानाशक का उपयोग करें, तो किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी, और आपका खरपतवार नियंत्रण बहुत जो है आसानी से होता है। जब हम छिड़काव करें तो खेत जो है पर्याप्त गीला हो, ऐसा ना हो कि खेत सूख गया हो, ऐसा ना हो, पर्याप्त संतृप्त अवस्था होना चाहिए, उस समय इसका छिड़काव करें। तो जो प्रारंभिक जो खरपतवार होते हैं वह उसको नियंत्रित कर देता है। इसके बाद भी खरपतवार आते हैं, क्योंकि धान का खेत है, खरपतवार आना स्वाभाविक है। तो लगभग 15 से 20 दिन बाद बिस्पाइरिक सोडियम, या इसको नामी गोल्ड या अन्य नाम से आता है, इसका छिड़काव करें। तो इन दो खरपतवारों के खरपतवार नाशी का भी हम एक के बाद दूसरा उपयोग करते हैं इस सीक्वेंस में, पहले पायरिजोसल्फुरान, फिर बिस्पाइरिक सोडियम। तो जो लाइचुपी मेथड है, लही मेथड है, उससे लगभग खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। आजकल वर्षा से दवाई छींटते हैं, तो ये दवाई कितने घंटे के बाद असर चालू कर देता है सर? मिनी गोल का असर जब आप छिड़काव करोगे, जो हम लोगों ने फॉर्मुलेशन बनाया है, उसका असर बारिश अगर 6 घंटे तक नहीं हुआ तो उसका असर रहता है, उसमें कोई घुल नहीं जाता है। अगर बारिश 6 घंटे के अंदर हुआ तो घुल असर कम रहेगा, लेकिन 6 घंटे के बाद अगर बारिश होता है तो उसका असर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नामिनी गोल्ड और पाइरिमिक्स मिला छिड़काव करके पूरा खरपतवार तो खत्म हो जाता है, बाकी पौधों नहीं पड़ता है सर, उसका उपाय बताइए। बोल रहे हैं कि
जो नॉमिनी गोल्ड या बिस्पायरिक सोडियम से कोदो नहीं मरता है, कोदो का उस पर नियंत्रण नहीं होता। कोदो यदि आपके खेत में ज्यादा है तो उसको देखें कि संख्या कितनी है, यदि बहुत ज्यादा है तो ही निंदानाशक उपयोग करें, क्योंकि पहले यदि आप दूसरा निंदानाशक भी उपयोग किए हुए रहते हैं तो संख्याओं के ऊपर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। यदि बहुत कम है तो निंदानाशक का उपयोग ना करते हुए हाथ से यदि निकाला जा सकता है तो निकाल लें। यदि ज्यादा है तभी मतलब हम बोलेंगे कि उसमें निंदानाशक का उपयोग करें। इसके लिए जो फिनोक्साप्रॉप है वह कारगर दवाई है, जो कि आपका लिगेसी या राइसिस्टार के नाम से आता है। इससे निश्चित रूप से नियंत्रण होगा। जो अपने धान 1010 लगाते हैं अभी बरसात में, धान पकता है उसके बाद धान काला हो जाता है उसमें बाली। इस प्रकार से आजकल जो नई बीमारी आई है माइट के नाम से आती है, जो बालियों पे कलर होते हैं, दाने के कलर होते हैं, उसको थोड़ा सा चमक जो है उसको मार कर देता है, बाहरी देखते तो चमक मार कर देता है। इससे बहुत सारे दाने जो होते हैं वो भरे नहीं होते हैं। माइट का प्रकोप छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में देखा गया है। पिछले 2-3 सालों से इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है और सभी प्रकार की किस्में इससे प्रभावित हो रही हैं, चाहे मध्यम अवधि हो या दीर्घ अवधि वाली किस्में हो, तो दिखने को मिलता है। इसमें कुछ वैसे तो विशेष नियंत्रण नहीं, फिर भी फंजीसाइड आते हैं जिसका कि बाली निकलने के समय आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। प्रोपिकोनाजोल एक फफूंदनाशक है जिसका इसको छिड़काव करें तो इससे कुछ हद तक नियंत्रण मिल सकता है। जानकारी है हम लोगों ने हासिल किया आज डॉक्टर साहब से, और इस माध्यम से, इस संगोष्ठी के माध्यम से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने इस समय में हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ ये वार्तालाप किया। फसल की आने वाले अवस्था में भी, जब फसल की 30 दिन हो जाएगी रुपाई या बुआई के 30-40 दिन हो जाएगी, जब विभिन्न कीट पतंग की अवस्था होगी, उस समय में भी हम ये हमारे वार्तालाप या संगोष्ठी, किसान संगोष्ठी को आगे लेके जाएंगे। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने फसल का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार किसान भाइयों, पीआई इंडस्ट्रीज स्वागत करती है आप सभी का इस धन धान और किसान कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम सीधी बुवाई वाले धान की खेती पर चर्चा करेंगे। धान हमारे देश की एक मुख्य फसल है और हम विश्व में धान के सबसे बड़े उत्पादक हैं। 80% धान की खेती मुख्यतः खरीफ सीजन में की जाती है। धान भारत की एक मुख्य फसल है जो लगभग 11 करोड़ एकड़ में की जाती है। बड़े स्तर पर सीधी बुआई में धान की खेती छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु में की जाती है। परंपरागत तरीकों से रोपाई में बुआई में बहुत अधिक श्रम लगता है और इसमें समय के साथ साथ पानी का ज्यादा खर्च होता है। धान की सीधी बुआई का एक साधारण फॉर्मूला है। फॉर्मूला है हम 5। पहला फॉर्मूला खेत की तैयारी। इसके लिए खेत की जुताई करके उसको समतल करें, फिर उसमें पानी लगाएं। बत्तर अवस्था आने पर खेत की पुनः जुताई करें। बत्तर अवस्था यानी कि ऊपर की सतह सूखी हो और निचली सतह में नमी पर्याप्त मात्रा में रहे। इसके बाद खेत को फिर से जुताई करके पटेल करें। बुआई से पहले धान के बीज को फफूंदी नाशक जैसे मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम के साथ 10 से 12 मिलीलीटर पानी प्रति किलोग्राम बीज में घोलकर उपचारित करें। 1 एकड़ में 8 से 10 किलो बीज और 8 घंटे के लिए पानी में धान के बीज का उपयोग करें और फिर छाया में सुखाएं। मशीन से बुआई करें। बुआई के लिए सूखे बीज इस्तेमाल करें, भीगे हुए ना करें। इस विधि में हम बुआई करते हैं, मिट्टी में नमी बनी रहती है और पानी कम लगता है। दूसरा फॉर्मूला है सही समय पर बुआई करें। सही समय से बुआई करने से होने वाली बारिश से बहुत अधिक फायदा होता है। पौधों की जड़ों की विकास एवं खरपतवार नियंत्रण में भी मदद मिलती है। मई के आखिरी सप्ताह से लेकर जून के तीसरे सप्ताह तक बुआई करें। लेकिन किसान भाइयों से सांकेतिक समय है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार सही समय का चयन करें। प्रति एकड़ से ज्यादा पैदावार लेने के लिए समय की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। सीधी बुआई के लिए लगभग इन सभी धान की किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अपने क्षेत्र के अनुसार धान की किस्मों को लगाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्री इमर्जेंट के रूप में बुआई के 48 घंटे के अंदर पीआई के बंकर का छिड़काव करें। बुआई के तुरंत बाद
खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करें। 200 लीटर पानी में 1 लीटर बंकर को मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। धान की खेती में प्री इमर्जेंट खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने के बाद भी खरपतवार के उगने की संभावना बनी रहती है। अगर खरपतवार उग आए तो खरपतवार की 2 से 5 पत्ती की अवस्था में पीआई का पूर्ण समाधान नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी का इस्तेमाल करें। नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी पीआई का पूर्ण समाधान से घास, मोथा, चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। यह हमेशा देता है बेहतरीन परिणाम। घोल बनाते समय याद रखें कि पहले पीआई मिक्स को डालें, फिर नॉमिनी गोल्ड और फिर लेगेसी को मिक्स करें। पीआई मिक्स को 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। नॉमिनी गोल्ड का इस्तेमाल 100 से 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। लेगेसी का इस्तेमाल 300 से 330 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करें। तीनों को अच्छी तरह से मिलाएं। खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण पाने के लिए नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी का इस्तेमाल करें। जब खरपतवार 2 से 5 पत्ती की अवस्था में हो, खरपतवार की ये अवस्था बुआई के लगभग 15 से 20 दिन में आती है। बेहतर परिणाम के लिए नॉमिनी गोल्ड, पीआई मिक्स और लेगेसी के छिड़काव के 48 घंटे बाद खेत को सिंचित करें। चौथा फॉर्मूला है सिंचाई। सीधी बिजाई में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी की निचली सतह को देखें, अगर नमी की कमी हो तो हल्की सिंचाई करें। पहली सिंचाई अगर भारी मिट्टी में हो तो 10 से 21 दिन और मध्यम भारी मिट्टी में हो तो 7 से 15 दिन में होनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पे जरूरत के अनुसार अगली सिंचाई करें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि धान की क्रांतिक अवस्था में खेतों में नमी की कमी बिल्कुल न होने दें। धान की क्रांतिक अवस्था होती है कल्ले निकलने की अवस्था, गबोट अवस्था, बालियां एवं पुष्पन अवस्था, दाने भरने एवं पकने की अवस्था। पांचवा फॉर्मूला है पोषक तत्वों का प्रबंधन। पोषक प्रबंधन के लिए यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक आदि की अलग अलग स्टेज पर अलग अलग मात्रा इस्तेमाल की जाती है। इस बनी टेबल पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग फसल अवस्थाओं में पोषक तत्वों को किस मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में सीधी बुआई ना करें। जहां पर रेतीली मिट्टी है, जहां हाई पीएच बैलेंस है, खारे पानी वाली जगह पर, आयरन की कमी वाली मिट्टी पर, जहां पानी की क्वालिटी अच्छी ना हो। तो देखा किसान भाइयों, कितनी आसान और कितने फायदे हैं सीधी बिजाई के। इसमें बचत के साथ साथ आपको मिलती है लहलहाती फसलें। जब उपज हो ज्यादा तभी तो खुशहाली ज्यादा।